हेलो एवरीवन। लेसन नंबर 21 प्राणियों गोकुल। ये एक आत्मकथा अंश है, यानी कि इसका साहित्य प्रकार कौन सा है तो आत्मकथा अंश। राइटर है प्रकाश आमटे। प्रकाश आमटे का जन्म 29 दिसंबर 1948 को हुआ था। अब उनका पूरा नाम है प्रकाश बाबा आमटे। મહારાષ્ટ્રનું આનંદવન એમનું વતન છે। પોતે વ્યવસાય ડૉક્ટર છે। લોક બિરાદરી પ્રકલ્પ નામની સંસ્થા દ્વારા લોક સેવાના કાર્યો પણ કરે છે। પ્રકાશ વાડ પેથવે ઓફ લાઇટ તેમની આત્મકથા છે। રાનમિત્ર પ્રાણીઓ સાથેના અનુભવોનું પુસ્તક છે। તેમના કાર્યો પરથી ફિલ્મ પણ તૈયાર કરેલી છે। તેઓ પદ્મશ્રી અને मैग्सेस एवॉर्डથી सम्मानित થયેલા છે। ओके, तो हमने जान लिया कि इस छोटे से इंट्रोडक्शन से कि प्रकाश आमटे हैं राइटर जो है हमारे, वो बहुत ही एनिमल्स यानी कि एनिमल्स लवर यानी कि प्राणी प्रिय व्यक्ति है। લેખકનો ઊંડો પ્રાણી પ્રેમ આ કૃતિમાં વ્યક્ત થયો છે। મૂળ મરાઠીમાં લખાયેલી અનુભવ કથાના પ્રકાશની પગદંડી એવા ગુજરાતી अनुवादમાંથી આ અંશને લેવામાં આવ્યો છે। तो यहाँ पर एक छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि लेसन प्राणियों गोकुल कौन से अनुवादिक अंश में से लिया गया है, तो आंसर इज प्रकाशनी पगदंडी। હેમલત્સા પ્રકલ્પના અનુસંધાનને વિવિધ અનાથ અને બીમાર પ્રાણીઓની સારવાર કરતા તેમાંથી ઊભું થયેલું પ્રાણીઓનું સુંદર ગોકુળ આકર્ષક રીતે વર્ણવાયું છે। લેખકની સરળ ભાષામાં બબલી, કાળું, હરણનું બચ્ચું, ખિસકોલી, ચિત્તો, રીંછ, નીલગાય, શિયાળ, જરખ, મોર, સાપ વગેરેના પ્રેમભર્યા સંબંધમાં ચિત્રો રોચક રીતે રજૂ થયા છે। લેખકનો પ્રાણી પ્રેમ વનવાસી બાળકોને પ્રાણી પ્રેમી બનાવે છે। વાચકમાં પણ પ્રાણી પ્રેમ જગાડે છે। લેખક પ્રાણીઓની સંભાળ અંગે જાણકાર નહોતા, પરંતુ પ્રેમને કારણે બધું શીખી ગયા। એ ખૂબી સરસ રીતે વ્યક્ત થઈ છે। માનવ અને પશુ પંખીનું સહઅસ્તિત્વ કેવું નિકટ, પ્રેમભર્યું અને સહજ બની શકે છે તે પ્રાણીઓના ગોકુળમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે। આખું વર્ણન સહજ એટલું જ આકર્ષક પણ છે। तो हमारे लेसन के रेफरेंस में जो हेमलत्सा प्रकल्प के अनुसंधान में यानी कि हेमलत्सा प्रकल्प में विविध यानी कि अलग अलग प्रकार के अनाथ और बीमार एनिमल्स को लाया जाता था, उनकी देखभाल की जाती थी, उनकी सारवार भी की जाती थी, सबकी केयर करके कैसे अच्छे से रखा जाता था। और अंत में ये पूरे प्रकल्प को जैसे कृष्ण भगवान का गोकुल है उसी तरह एकदम तद्दन सुंदर और आकर्षक तरीके से आलेखा गया है। इन शॉर्ट की इंट्रोडक्शन में जितने भी एनिमल्स के नाम दिए गए हैं वो सारे एनिमल्स के बारे में हमें इस लेसन में जानने को मिलेगा। शायद ऐसा भी हो हम इस एनिमल्स को जानते हैं लेकिन उनके बारे में ऐसा डीपली नॉलेज नहीं था, वो लेसन में जानने को मिलेगा। ओके, तो चलो लेसन की शुरुआत करते हैं। આ બધા કામની શરૂઆત થઈ તે હેમલત્સા પ્રકલ્પ શરૂ થયા પછી બનેલા એક પ્રસંગના કારણે। હેમલત્સાનો પ્રકલ્પ શરૂ થયે 5-6 મહિના થયા હશે। વાંદરાના બચ્ચાને લઈને સ્થાનિક લોકો જતા હતા। એને બદલે અનાજ આપીશું એમ કહ્યું એટલે એ લોકોએ બચ્ચું અમને આપી દીધું। બચ્ચાને અમે અમારા ઘરે લઈને તો આવ્યા, પણ એને ઉછેરવાનું શી રીતે એની અમને ક્યાં ખબર હતી। શરૂઆતમાં મિલ્ક પાવડરનું દૂધ ડ્રોપરવાળી શીશીથી એને પીવડાયું। એ વખતે એણે દૂધ પીધું, પછી એને ન અમને फाव्યું कि न हमने। तो ये एनिमल्स का पूरे उछेरने का काम, कैसे उनकी केयर करने का काम, ये सब कैसे शुरू हुआ, तो ये एक बनाव है, एक घटना हुई है, उसके रेफरेंस में ये पूरी जानकारी आपको दी गई है। एक्चुअली बहुत पहले की बात है कि जब ये हेमलत्सा प्रकल्प है कि जो एनिमल्स के लिए बनाया गया था वो बस शुरू ही हुआ था, 5-6 महीने ही हुआ था। वहाँ की बात है कि गांव के कुछ स्थानिक लोग हैं वो बंदर के छोटे से बच्चे को लेकर जा रहे थे
और हमारे राइटर है और उनके साथी है, उन लोगों ने ऐसा बोला कि आप हमें ये बच्चा दे दो, उनके बदले में हम आपको अनाज देंगे। तो ऐसा करके राइटर और उनके साथियों ने गांव वालों से यह बंदर का बच्चा ले लिया। लेकिन लाई तो सही, लेकिन उसकी केयर कैसे करना है वो सब कुछ उनको कुछ भी मालूम था नहीं। और शुरुआत में दूध पिलाया, वो भी कैसे, छोटे बच्चे को जैसे ड्रॉपर से या फिर किसी छोटी सी बॉटल से पिलाते हैं, वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से दूध पिलाया। लेकिन ना ही कंफर्टेबल रहा उस बंदर को और ना ही इन साथियों को। बस ऐसा ही करते करते धीरे धीरे दोनों को ठीक से आ गया। और एक बात है કે એ અમારી ઝૂંપડીમાં સતત અમારી સાથે જ રહેતું। એ બચ્ચું માદા હતું એટલે એનું નામ બબલી રાખ્યું। બબલી અમારા प्राणी अनाथालयની पहली सभ्य। तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो हेमलसा प्रकल्प नाम का जो प्राणियों का अनाथालय है उसकी जो भी स्टोरी आपको बताई जा रही है वह बिल्कुल शुरुआत से बताई जा रही है कि उनकी पहली जो सभ्य थी वो एक छोटा सा बंदर था और वो भी फीमेल है, इसलिए उनका नाम रखा था बबली। ओके, तो यहाँ पर बंदर की बात फिनिश होती है। अगले पैराग्राफ में वहाँ पर एक कुत्ते की बात हो रही है કે એ વખતે અમારે ત્યાં કાળુ નામનો એક દેશી કૂતરો હતો। એ સતત મારી સાથે રહેતો। બબલી બહુ નાની હતી। ક્યારેક ક્યારેક તે મારા ખભા પર બેસતી। બબલી यानी कि किसकी बात हो रही है, तो वो बंदर, फीमेल बंदर लाए थे उसकी। ક્યારેક અમારા શાંતાબાઈના પગની પીંડીએ વળગીને એમની સાથે આખા ઘરમાં ફર્યા કરતી। હું એને ક્યારેક કૂતરાની પીઠ પર બેસાડતો અને એને ત્યાં રહેવા દેજે એમ કહેતો। પહેલાં એને એ વાત વિચિત્ર લાગતી, પણ પછી એટલી બધી આદત પડી ગઈ કે બબલી એને પોતાની જવાબદારી લાગતી। અમે ફરવા જઈએ ત્યારે સાથે આ કાળુ રહેતો અને બબલી એની પીઠ પર बैठेली હોય જ। तो यहाँ पर राइटर और उनके साथियों ने क्या किया, जो कुत्ता था कालू और बबली दोनों की फ्रेंडशिप करवा दी। ये सब कहीं पर भी बाहर घूमने के लिए जाते तो बबली और कालू दोनों साथ में ही जाते। कालू के ऊपर, उसकी पीठ पर बबली बैठ जाते थे। जैसे कि हमें कोई इमेजिनेशन करना है तो कुत्ते के ऊपर वो छोटी सी बबली यानी कि बंदर बैठ जाता था। વાંદરું એ પ્રાણી જ એવું છે કે ઠરીને બેસે નહીં। બબલી વચ્ચે કોઈ ફળ ખાતી, એને ઝાડ પર ચડી જવાનો તુક્કો આવતો એટલે એ કાળુની પીઠ પરથી કૂદીને જતી રહેતી, પણ કાળુને એ બાબતે કોઈ વાંધો ન હતો। ઉલટું એ પાછી આવીને એની પીઠ પર બેસે ત્યાં સુધી તે રોકાઈ રહેતો। ओके, तो यहाँ पर आप सब अच्छी तरीके से जानते होंगे कि सारे जो एनिमल्स हैं उसमें से सिर्फ बंदर ही ऐसा है जो एक जगह पे टिके यानी कि शांत तरीके से बैठा नहीं रहता। वो यहाँ से वहाँ उछल-कूद करता रहता है। जैसे कि हमारे लेसन में है बबली। तो कभी कभी रास्ते में चलते चलते उसको किसी पेड़ पे कुछ फ्रूट या फल दिख गए और उसको लेने हैं तो यहाँ से वहाँ उछल कूद करती रहती थी और वापस कालू की पीठ पर आकर बैठ जाती थी। लेकिन उस बात से कालू को यानी उस कुत्ते को कोई कुछ भी एतराज़ होता नहीं था और उल्टे से वो तो बबली की वेट करता था। तो आपको यहाँ पर ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही है कि आपको भी ठीक से समझ आए कि हेमलसा प्रकल्प में प्राणियों का जो ये अनाथालय है उसके अंदर प्राणियों यानी कि सारे एनिमल्स के अंदर रिलेशन कैसे थे, वो किस तरह से अच्छे दोस्त बने थे। इसलिए यहाँ पर आपके साथ ये छोटी छोटी बातें भी शेयर की है। एक बार कोઈએ અમને હરણનું સાવ નાનકડું બચ્ચું લાવી આપું। તો यहाँ पर बात हो रही है હરણ यानी कि हिरण की। શરૂઆતમાં એ બહુ જ બાવરું બની ગયું। માના સ્પર્શથી એને જેવી સલામતી લાગે એવું કંઈ અહીં લાગે नहीं। ये स्वाभाविक હતું। यानी कि एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने इन सबको एक हिरन का छोटा सा बच्चा लाके दे दिया। शुरू शुरू में वो बच्चा इतना डर गया था, उसको जैसे ही उसका बॉर्न होने के बाद जैसे ही उसको उसकी माँ का स्पर्श से जैसे सेफ्टी फील होती है वो सेफ्टी यहाँ पर होती नहीं थी। वो बात भी बिल्कुल सही है और बिल्कुल स्वाभाविक भी। પણ અમે થોડું વિચાર્યું કે જન્મ વખતે તો બચ્ચાની આંખો બંધ હોય છે
પછીના 4-8 દિવસ એ બંધ જ રહે છે. પછી તે માનસીય રીતે ઓળખે છે. એમ હોય છે કે મા એમની પાસે આવે એટલે એમના શરીરનો પાછળનો ભાગ ચાટતી હોય છે. એ સ્પર્શ ધ્યાનમાં આવે એટલે આ બચ્ચા એમની સામાન્ય ક્રિયાઓ કરે છે, દૂધ વગેરે પીએ છે. અમારા ધ્યાનમાં આવ્યા પછી અમે પણ એવું જ કરવા લાગ્યા. પાછળનો ભાગ ખંજવાળીએ એટલે એ બચ્ચું અમારા હાથ પર બધી ક્રિયા બતાવતું. અમારી આ યુક્તિનો ઉપયોગ આ પ્રાણીઓ અમારે ત્યાં ગોઠવાય તેમાં થયો. 2-3 દિવસમાં વાસ અને સ્પર્શનો પરિચય થાય એટલે બચ્ચા સામે ચાલીને જાતે दूध पी लेता. तो यहाँ पर एक बेसिकली बात की है कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए जो माँ के हाथ का जो स्पर्श है उसकी तो बात ही अलग है. लेकिन हेमेल्सा प्रकल्प में सिर्फ ऐसे प्राणी आते थे जो बिल्कुल अनाथ है. तो यहाँ पर भी हेमेल्सा प्रकल्प में माँ के स्पर्श जैसा एक कुछ जुगाड़ करना पड़ा, जैसे कि उन प्राणियों की सुबह की जो सामान्य क्रिया है वो सब हो जाए, ठीक से खाना पीना पी ले. बस इसी तरीक़ों से जो छोटे छोटे बच्चे भी आते थे प्राणियों के, वो भी सामने से आके दूध पीने लग गए. ओके, तो यहाँ तक जाना हमने. आगे देवखार नाम की खिसकोली के बारे में है, रींछ के बारे में है, मगर है, टाइगर है और सांप के बारे में काफ़ी सारी गैर मान्यता हम सबके मगज में होती है. वो सारी गैर मान्यता शायद हम इसी लेसन से निकाल पाएंगे.